हेलो साथियों, नमस्कार। पॉलिटेक्निक पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे टार्क इक्वेशन। तो टार्क इक्वेशन के बारे में थोड़ा समझते हैं कि स्टैंड स्टिल कंडीशन में जब रोटर हमारा क्या होता है, स्थिर होता है, तो टार्क का क्या इक्वेशन होता है। ठीक है, जब हमारा रोटर हमारा क्या होता है, स्थिर होता है, तो टार्क का क्या इक्वेशन होता है, उसी के बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे अगर डीसी मशीन की बात करें तो डीसी मशीन आप लोग फर्स्ट मशीन में पढ़े होंगे कि डीसी मशीन में जो टार्क होता है वो टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई इंटू क्या होता है, आई होता है। आर्मेचर करंट आई ये होता है। तो भाई डीसी के केस में आपको पता है कि पावर फैक्टर कास फाई बराबर क्या होता है, 1 होता है। डीसी के केस में पावर फैक्टर कास फाई बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर 1 का क्या हुआ है, गुणा हुआ है, क्योंकि पावर फैक्टर डीसी के केस में यूनिटी होता है। लेकिन अगर मैं एसी की बात करूं, 3 फेज इंडक्शन मोटर जो है हमारा एसी सप्लाई पे क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई इंटू आई टू इंटू क्या हो जाएगा, कास फाई टू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पावर फैक्टर क्या है हमारा, यूनिटी नहीं है। पावर फैक्टर लेस देन क्या है हमारा, यूनिटी है। ठीक है, तो वहाँ पर डीसी के केस में जो है कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन एसी के केस में फेज डिफरेंस होता है। ठीक है, तमाम सारे वोल्टेज और करंट की फेजर क्वांटिटी होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है। अब देखिए, जैसे क्या है हमारा E2 है, E2 और क्या है I2 है। E2 और I2 के बीच क्या होगा, फेज एंगल होगा। मान लीजिए हमारा क्या है, I2 है, तो I2 से हमारा क्या करेगा, हमारा करंट क्या करेगा, हमारा जो EMF होगा वो हमारा क्या करता है, लीड करता है। ठीक है, जैसे हमारा क्या है, I2 है, आइडियल होगा तो 90 डिग्री लीड करेगा, अगर आइडियल नहीं है तो 5 डिग्री क्या करेगा, लीड करेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, E2 से I2 क्या करेगा, लैग करेगा, क्योंकि इंडक्टिव कॉइल है ना, पूर्ण रूप से प्योर रजिस्टिव तो है नहीं, वो क्या है, इंडक्टिव है। तो उस कंडीशन में E2 से हमारा I2 क्या करेगा, लैगिंग पोजीशन पर होगा। तो लैगिंग पोजीशन पर होगा तो इस वजह से पावर फैक्टर हमारा क्या हो गया, कम हो गया, यूनिटी से क्या हो गया, 1। अगर इन दोनों के बीच का φ2 का मान क्या हो जाए, φ2 का मान आपका 0 हो जाए, तब जाके यूनिटी पावर फैक्टर होगा। लेकिन ऐसा तो डीसी में होता है, तो एसी में तो ऐसा होगा नहीं, दोनों के बीच कुछ न कुछ एंगल होगा, तो यहाँ पर पावर फैक्टर भी आ जाता है। तो मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि जो एसी के केस में टार्क का फार्मूला होगा, वो टार्क का फार्मूला आपका क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, पहले क्या था डीसी के केस में, पहले क्या था, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई इंटू आई ए क्या था, आर्मेचर करंट था, और फाई क्या था, मेन मैग्नेटिक फ्लक्स के जो मेन मैग्नेटिक पोल के जो फ्लक्स हैं वो था। और यहाँ पर इंटू 1 लिखा गया है। 1 का मतलब डीसी के केस में पावर फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। भाई डीसी के केस में पीएफ बराबर क्या होता है, 1 होता है डीसी के केस में, तो इसलिए यहाँ पे 1 का गुणा है, तो फाई इंटू क्या होता है, आई ए होता है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि डीसी मशीन में टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई इंटू आई ए होता है। डीसी होने के कारण पावर फैक्टर 1 होता है, इसलिए टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई इंटू आई ए इंटू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, बट इंडक्शन मोटर में टार्क इक्वेशन फाई इंटू आई टू इंटू कास फाई टू होता है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कास फाई टू का मान क्या है हमारा, 0 है, 1 है, लेकिन यहाँ पर क्या है, लेस देन 1 है एसी के केस में, क्योंकि इंडक्शन मोटर एसी सप्लाई पे वर्क कर रहा है। और एसी सप्लाई के कंडीशन में जो है हमारा रोटर जो है पूर्ण रूप से जो है प्योर रजिस्टिव नहीं है। हालांकि वहाँ पे भी रजिस्टिव नहीं है, लेकिन वहाँ पर डीसी है ना, तो डीसी में कोई भी फेज शिफ्ट नहीं होता है, तो इस वजह से वहाँ पे यूनिटी है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा क्या है, इंडक्टिव है, यहाँ पर रिएक्टेंस होगा, उस रिएक्टेंस की वजह से जो है हमारा करंट और वोल्टेज के बीच फेज एंगल बन रहा है, जिसकी वजह से पावर फैक्टर हमारा लेस देन यूनिटी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पावर फैक्टर का भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो अब ये फार्मूला टार्क का क्या हो जाएगा, टी बराबर के क्या है, कांस्टेंट है, फाई इंटू आई टू इंटू कास फाई टू। कास फाई टू क्या है, रोटर पावर फैक्टर है, आई टू क्या है, रोटर में करंट है, समझ में आया। फाई क्या है, स्टेटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में जो फ्लक्स है। अब फाई बराबर यहाँ पर आप कितना लिख सकते हैं, फाई बराबर आप 3/2 इंटू क्या लिख सकते हैं, फाई मैक्स लिख सकते हैं। यही आपका क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, टार्क हो गया। यदि रोटर क्या होगा, प्योर रजिस्टिव होगा। देखिए अगर रोटर प्योर रजिस्टिव होगा तो पावर फैक्टर का मान क्या हो जाएगा, यूनिटी, अर्थात उस केस में जो है हमारा करंट I2 और E2 हमारा क्या होगा, फेज में होगा।
करंट I2 और E2 हमारा क्या हो जाएगा, फेज में हो जाएगा। तो बताइए φ2 का मान क्या हो जाएगा, 0। जब φ2 का मान 0 हो जाएगा तो cos φ2 का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो cos φ2 का मान यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसलिए टार्क इक्वेशन हमारा T बराबर K इंटू फाई इंटू क्या हो जाएगा, IA हो जाएगी। जब प्योर रेजिस्टिव होगा, रेजिस्टिव के केस में, लेकिन क्या प्योर रेजिस्टिव होता है, नहीं होता है। तो अब यहाँ पर जब रोटर क्या होगा, प्योर इंडक्टिव होगा। प्योर इंडक्टिव का मतलब उसमें पूर्ण रूप से क्या होगा, इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी होगी। समझ में आया, कोई भी उसना तो रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होगी ना तो कैपेसिटेंस की प्रॉपर्टी होगी, उसमें केवल क्या होगा, प्योर इंडक्टिव प्रॉपर्टी होगी। तो प्योर इंडक्टिव के केस में होता क्या है, जब प्योर इंडक्टिव होगा तो आप सोचिए कि इसमें जो वोल्टेज होता है ना, ये हमारा जो वोल्टेज होता है E2 से करंट जो है I2 वो 90 डिग्री क्या होता है, लैगिंग पोजीशन पर होता है। तो वो 90 डिग्री लैगिंग पोजीशन पर होता है। तो यहाँ पर दोनों के बीच जो हमारा एंगल आ रहा है, φ2 का मान कितना, 90 डिग्री। जब φ2 का मान 90 डिग्री आ जाएगा तो उस कंडीशन में बताइए cos 90 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब cos 90 का मान 0 हो जाएगा तो जो हमारा टार्क होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अर्थात जब रोटर हमारा प्योर इंडक्टिव होगा तो उस केस में टार्क का मान हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उस केस में टार्क का मान हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से स्पष्ट हो रहा है। प्योर इंडक्टिव के केस में E2 से करंट 90 डिग्री लैग करेगी। अब φ2 बराबर 90 डिग्री हो जाएगा तो cos 90 का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो टार्क भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे टार्क और E2 के बीच रिलेशन, रोटर में जो EMF इंड्यूस हो रहा है उसके बीच क्या करेंगे, रिलेशन दिखाएंगे। अब ध्यान से देखिए, अब आपको पता है कि जो हमारा EMF इंड्यूस हो रहा है वो तो स्टेटर के मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण ही उत्पन्न हो रहा है। तो स्टेटर का मैग्नेटिक फ्लक्स जितना ज़्यादा कटेगा उतना ही ज़्यादा EMF हमारा क्या होगा, इंड्यूस होगा। तो इसका मतलब क्या है कि E2 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। तो फाई का मान जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा फ्लक्स कटेंगे और उतना ही ज़्यादा EMF हमारा क्या होगा, बनेगा। समझ में आया। तो अब यहाँ पे क्या है, E2 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, फाई है। तो ध्यान से देखिए, अब देखिए, अब ये फाई के स्थान पर देखिए, यहाँ पे पहले क्या था, फाई था, यही तो हमारा इक्वेशन है। तो फाई के स्थान पे हम क्या रख देंगे, E2 रख देंगे, और I2 के स्थान पे तो हमारा I2 ही रहेगा, बाकी cos φ2 हो जाएगा। ठीक है। तो अब E2 देखिए, E2 क्या है, हमारा वोल्टेज है, I2 क्या है, करंट है, और ये क्या है, पावर फैक्टर है। तो ये तो एक रियल पावर हो गया ना। और आपको पता है कि P बराबर VI cos φ क्या है, एक प्रकार का रियल पावर है। ये अप्लाइड वोल्टेज है, जबकि E हमारा क्या होता है, इंड्यूस्ड EMF होता है। समझ में आया। लेकिन ये भी वोल्टेज है और ये भी वोल्टेज है, तो ये क्या हो गया, पावर हो गया। तो ये कौन सा पावर हो गया बताइए, ये रोटर में इंड्यूस्ड पावर हो गया। E2 देखिए, E2 किस में उत्पन्न होता है, रोटर में। I2 किस में उत्पन्न होता है, रोटर में। cos φ2 रोटर का पावर फैक्टर है, तो इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, रोटर का पावर हो गया, रोटर का इलेक्ट्रिकल पावर, रोटर में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है। तो टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रोटर पावर हो जाएगा। समझ में, इसी को आप रोटर पावर, यहाँ पे देखिए टार्क और EMF के बीच तो रिलेशन ये हो गया। यहाँ पर देखिए EMF के बीच क्या हो गया, रिलेशन हो गया। लेकिन अब इसी को हम क्या बोलते हैं, रोटर पावर बोलते हैं। इसे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल पावर के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है। तो ये हमारा पावर हो गया, और यहाँ पर टार्क जो है रोटर पावर के क्या होगा, सीधा समानुपाती होगा। ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। आगे स्टार्टिंग टार्क की बात करें, अगर मैं स्टार्टिंग टार्क की बात करूं तो किस कंडीशन में, एट स्टैंड स्टिल, मतलब जब रोटर हमारा स्थिर होता है तो उस कंडीशन में उस रोटर पर जो टार्क डेवलप होता है, जो टार्क विकसित होता है, उस टार्क को हम क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग टार्क। स्टार्टिंग टार्क जो होता है रोटर को घुमाने का काम करता है। समझ में आया। तो एट स्टैंड स्टिल, अभी रोटर घूम नहीं रहा है, तो उस समय उसमें कौन सा टार्क क्या हुआ है, डेवलप हुआ है, तो उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब आपको पता है कि स्टार्टिंग टार्क K2, देखिए कांस्टेंट, यहाँ पे क्या हो गया कि पहले यहाँ पे क्या आया था, आपका K आया था। ठीक है। अब यहाँ पर जब फाई आ जाएगा ना, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल में जो कांस्टेंट आ जाएगा, K2 आ जाएगा। तो यहाँ पर K2 निकाल के दिखाया गया है। यहाँ पर जब ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, K2 आ जाएगा। ठीक है। तो आपको पता है कि E2 का मान क्या होता है, E2 तो वैसे ही रहेगा। I2 का मान क्या होता है, I2 बराबर, अभी पिछले लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया है कि I2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, I2 बराबर E2 बाई क्या हो जाएगा, Z2 हो जाएगा। समझ में आया।
तो यहाँ पर देखिए E2 बाई क्या हो गया, Z2 हो गया, आप तो समझ ही रहे होंगे। उसके बाद cos फाई बराबर क्या होता है, cos फाई बराबर R अपान Z होता है। तो रोटर का पावर फैक्टर की बात कर रहे हैं, तो रोटर में रेजिस्टेंस R2 होगा, इम्पीडेंस क्या होगा, Z2 होगा। तो R2 बाई क्या हो जाएगा, Z2 हो जाएगा। जो हमारा पावर फैक्टर होता है ना, वो cos फाई बराबर होता है R अपान Z होता है, समझ में आया। तो R यहाँ पर R2 हो जाएगा, यहाँ पर Z2 हो जाएगा। तो ये रोटर का पावर फैक्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रोटर का पावर फैक्टर हो जाएगा। तो अब यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद ध्यान से देखिए, लेकिन ये तब की बात है जब स्टैंड स्टिल कंडीशन हो, मतलब जब स्लिप का मान क्या हो, 1 हो, समझ में आया। तो उस कंडीशन में तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो E2 का स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों का गुणा हो जाएगा, और नीचे वाले का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर E2 का स्क्वायर इंटू R2 बटे क्या हो जाएगा, Z2 का स्क्वायर। अब Z2 के स्क्वायर को R2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर हम क्या करते हैं, लिखते हैं। यहाँ पर R2 है, यहाँ पर E2 का स्क्वायर है, यहाँ पर आपका है। तो स्टार्टिंग टार्क हमारा इतना आता है, समझ में। जब 3 फेज सप्लाई देते हैं, रोटर हमारा घूम नहीं रहा होता है, उस कंडीशन में स्टार्टिंग टार्क का मान हमारा इतना आता है, समझ में आया। जिस समय स्लिप का मान मैक्सिमम क्या होता है, 1 होता है। तो इतना तो बात आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि ये सब रटने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे कॉन्सेप्ट को आपको अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। बस 1-2 बार आप रिवीजन करेंगे ना, तो आपको ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में ऑलरेडी जो है हमेशा रहेंगी। तो ये ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनको आप अगर हमेशा जानते रहेंगे तो आपके कंपटीशन के लिए और कॉन्सेप्ट आपका क्या रहेगा, क्लियर रहेगा। अब ध्यान से देखिए, रिलेशन ऑफ टीएस एंड सप्लाई वोल्टेज, स्टार्टिंग टार्क और सप्लाई वोल्टेज में क्या रिलेशन हो सकता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे। देखिए यहाँ पर अगर स्टार्टिंग टार्क और सप्लाई वोल्टेज की मैं बात करूँ, तो जो हमारा स्टार्टिंग टार्क होगा वो सप्लाई वोल्टेज के स्क्वायर के समानुपाती होता है। तो कैसे होता है पहले देख लेते हैं। ध्यान से देखिए, होता क्या है कि जैसे हमने वोल्टेज दिया, 3 फेज सप्लाई दिया, ठीक है। जब सप्लाई वोल्टेज देंगे 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का, तो उस वोल्टेज के कारण स्टेटर में एक करंट क्या करेगी, फ्लो करेगी। इस करंट के कारण एक मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा, फ्लो करेगा। और इस मैग्नेटिक फ्लक्स की स्पीड क्या होगी, सिंक्रोनस स्पीड होगी, जिसे RMF बोलते हैं, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जिसका वैल्यू कितना होता है, 3/2 × 5max होता है। अब फ्लक्स जब कटेगा तो रोटर में एक EMF क्या होगा, इंड्यूस होगा। मतलब क्या है, वोल्टेज अगर बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, तो EMF भी हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू φ2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। समझ में आया। इसका मतलब है कि इनपुट में अगर हम वोल्टेज को जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा EMF क्या होगा, इंड्यूस होगा। क्यों होगा, क्योंकि वोल्टेज बढ़ाने से करंट हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। जब करंट बढ़ेगा तो φ2 का मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। जब φ2 का मान बढ़ेगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, E2 का मान भी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो इस वजह से E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हम क्या लिख सकते हैं, E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V लिख सकते हैं कि नहीं। तो E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम V यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं बहुत आराम से। अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल φ × I × क्या हो गया, V हो गया, ठीक है। तो E2 को हम V के क्या लिख सकते हैं, समानुपाती लिख सकते हैं। तो E2 बराबर K3, यहाँ पर तो क्या, यहाँ पर कांस्टेंट K2 आया था, तो यहाँ पर हमने K3 निकाल दिया, तो K3 × V हो जाएगा। अब देखिए, अब E2 बराबर K3 × V रखना है, तो इसी फार्मूले में हमें क्या करना है, रखना है, इस वाले फार्मूले में। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, TS बराबर K2 आपका हो गया, E2 के स्थान E2 का स्क्वायर इंटू R2 बटे R2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, K2 इंटू E2 बराबर कितना है, K2 इंटू V है, ठीक है। तो K3 का स्क्वायर हो जाएगा, K3 इंटू V है तो K3 का स्क्वायर हो जाएगा, V का स्क्वायर हो गया, R2 बटे R2 स्क्वायर इंटू X2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इतना आ गया। अब उसके बाद जो है इसको और क्लियर करते हैं। अब इसी को हम क्या मान लेते हैं, इसी को हम K4 मान लेते हैं, इसी को हम क्या मान लें, K4 मान लें, ठीक है। तो K4 यहाँ पे आ गया, फिर V स्क्वायर इंटू R बटे R2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी को आप लिख सकते हैं, क्योंकि K4 हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो TS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर इंटू R बटे Z स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Z स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।
तो ये हमारा क्या है, स्टार्टिंग टार्क और सप्लाई वोल्टेज के बीच रिलेशन है। क्या है, सप्लाई वोल्टेज के बीच रिलेशन है, स्टार्टिंग टार्क और सप्लाई वोल्टेज के बीच रिलेशन है। तो यहाँ से हम ये देखेंगे कि जो है हमारा स्टार्टिंग टार्क किन किन बातों पर क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है। ठीक है, तभी तो ये इक्वेशन हमारा आ गया, रिलेशन हमारा आ गया। इस रिलेशन को आपको हमेशा याद रखना है। फिर उसके बाद अब देखते हैं कि डिपेंडेंसी ऑफ स्टार्टिंग टार्क, स्टार्टिंग टार्क जो है किन किन बातों पर क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से तो स्पष्ट हो रहा है कि स्टार्टिंग टार्क जो है सप्लाई वोल्टेज के क्या है, समानुपाती है। तो TS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर इफ वोल्टेज, देखिए इसका मतलब क्या है, यदि वोल्टेज को हम 2 गुना कर दें तो हमारा स्टार्टिंग टार्क 4 गुना बढ़ जाएगा। वोल्टेज को 8 गुना कर दें तो इसका मतलब स्टार्टिंग टार्क 8 28 64 गुना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो हमारा मेथड होता है ना, इस मेथड का प्रयोग जो है हम स्टार्टिंग तथा स्पीड कंट्रोल में किया जाता है। इंडक्शन मोटर के स्टार्टिंग में भी किया जाता है और स्पीड कंट्रोल में भी किया जाता है। लेकिन ये मेथड क्या है, इस मेथड का यूज करने से जो है हमारा इंडक्शन मोटर का जो परफॉर्मेंस होता है ना, वो बहुत वीक होता है। समझ में, परफॉर्मेंस पुअर हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब वोल्टेज घटा, देखिए वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर वोल्टेज घटाएंगे तो उस कंडीशन में करंट जो है बढ़ जाती है। तो करंट जब बढ़ जाती है ना, तो वो मशीन जो है हमारा ओवरलोडेड हो जाता है। जब वोल्टेज कम करेंगे, देखिए होता क्या है, मशीन जैसे मान लीजिए हमारा 415 वोल्ट पर ऑपरेट होगी। ठीक है, तो 415 वोल्ट से कम वोल्टेज अगर उसको देंगे ना तो मशीन हमारा ओवर हीट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसको रेटेड वोल्टेज नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में उसकी इफिशिएंसी वगैरह, उसका पावर फैक्टर वगैरह तमाम सारी चीज़ें जो है, मतलब उसका परफॉर्मेंस क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, परफॉर्मेंस पुअर हो जाता है। तो इस वजह से इस मेथड से जो है, अगर इस मेथड का हम यूज करते हैं तो मोटर का परफॉर्मेंस हमारा क्या हो जाता है, पुअर हो जाता है। अब इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से आपको बताएंगे जब स्पीड कंट्रोल ऑफ मतलब इंडक्शन मोटर बताएंगे, जब स्टार्टिंग बताएंगे। ठीक है, और ये जो हमारा ये हमारा वोल्टेज वाला मेथड है, ये मेथड जो है छोटी मशीन में यूज किया जाता है, बड़ी मशीनों में नहीं यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो है, अब इसके बाद देखते हैं कि रोटर रेजिस्टेंस हमारा जो है, देखिए स्टार्टिंग टार्क यहाँ पर देखिए रोटर रेजिस्टेंस है कि नहीं, तो इसका मतलब है कि स्टार्टिंग टार्क रोटर रेजिस्टेंस क्या है, समानुपाती है। तो स्टार्टिंग टार्क रोटर रेजिस्टेंस के सीधा क्या होगा, समानुपाती होगा। तो यहाँ पर रोटर रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो स्टार्टिंग टार्क भी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। तो यही कारण है, देखिए अब रोटर रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होता है, स्लिप-रिंग इंडक्शन मोटर का स्लिप-रिंग टाइप रोटर का जो है रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो उसका स्टार्टिंग टार्क बहुत ज़्यादा होगा। वैसे भी वहाँ पर स्लिप रिंग लगा करके, स्लिप रिंग के माध्यम से एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी हम रोटर के वाइंडिंग के सीरीज में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर स्टार्टिंग रेजिस्टेंस और क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे स्टार्टिंग टार्क भी बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन अगर स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की मैं बात करूँ तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में एक वाइंडिंग होती है या फिर 2 वाइंडिंग होगी, तो वो तो अलग बात है। पहले मैं एक वाइंडिंग की बात कर रहा हूँ, तो उसका तो रोटर रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता है, तो उसका टार्क क्या होगा, स्टार्टिंग टार्क लो होगा। समझ में आया। दूसरी बात क्या है कि जो हमारा स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होता है, इसका स्टार्टिंग करंट बहुत ही ज़्यादा होता है। इसका स्टार्टिंग करंट क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा, लगभग फुल लोड करंट का 5 से 7 गुना होता है। समझ में आया। अब सोचिए अगर फुल लोड करंट कितना है, 15 एम्पियर है, तो 7 गुना कितना होगा, 15 सत्ते 105 हो जाएगा। ठीक है, तो 105 एम्पियर की करंट अगर वाइंडिंग में फ्लो करेगी तो हमारी वाइंडिंग वगैरह सब क्या हो जाएगा, फूंक जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से कभी भी हम जो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होता है, इसका स्टार्टिंग करंट क्या होता है, 5 से 7 गुना फुल लोड करंट होता है। यही कारण है कि कभी भी इस मोटर को, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को जो है बहुत ज़्यादा लोड दे करके इसे ऑपरेट नहीं किया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोड देंगे तो करंट और ज़्यादा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ में आया। तो बहुत कम लोड दे करके इसे क्या किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग करंट क्या होता है, 5 से 7 गुना फुल लोड करंट होता है। तो बहुत कम लोड दे करके इसे स्टार्ट किया जाता है, बहुत ज़्यादा लोड दे करके इसे स्टार्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग के बहुत सारे मेथड हैं जिसके बारे में आपको डिस्कस किया जाएगा। तो यहाँ पर पहले इसको पढ़ देते हैं। देखिए स्टार्टिंग टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2, R2 बढ़ेगा तो स्टार्टिंग टार्क बढ़ेगा, इसलिए SCIM स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टार्क स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर से क्या होता है, कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम होता है, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है।
तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग करंट 5 से 7 गुना फुल लोड करंट होता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा होता है। इसलिए कभी अति उच्च भार पर स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट नहीं किया जा सकता। इसके स्थान पर हम डीप स्क्वायरल केज रोटर टाइप मोटर क्या करते हैं, यूज करते हैं। देखिए स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के स्थान पर जो है, जिसमें केवल एक मतलब वाइंडिंग है, जिसके रोटर पर केवल एक वाइंडिंग है, ठीक है, एक स्लॉट्स है, क्लोज स्लॉट्स, उसके अंदर जो है मोटा रॉड क्या किया गया था, डाला गया था। इसके स्थान पर हम क्या करते हैं, डीप बार रोटर का यूज करते हैं। उसके अंदर काफ़ी गहरा स्लॉट्स होता है और उस गहरे स्लॉट्स की वजह से जो है उसका स्टार्टिंग टार्क क्या हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है। समझ में आया? तो कैसे इम्प्रूव हो जाता है उस चीज़ के बारे में आपको नहीं पढ़ाया गया है। क्यों? क्योंकि वो आपके सिलेबस में है ही नहीं, वो ज़्यादा हाई लेवल का टॉपिक है, उसे पढ़ाया जा सकता है लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, चलना है। तो यहाँ पे क्या है, इसके स्थान पर आप डीप स्क्वायरल केज रोटर टाइप मोटर का हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो उसका स्टार्टिंग टार्क क्या होता है, बेटर होता है और उसका स्टार्टिंग करंट भी क्या होता है, कम होता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, जबकि अब देखिए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के रोटर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, जिससे स्टार्टिंग टार्क क्या होता है, जिससे स्टार्टिंग टार्क हमारा क्या है, स्टार्टिंग टार्क, जिससे स्टार्टिंग टार्क भी ज़्यादा होता है। इसमें स्लिप रिंग के माध्यम से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाकर R2 और बढ़ाया जा सकता है। जब R2 और बढ़ाएंगे तो फलस्वरूप हमें क्या मिलेगा, हाई स्टार्टिंग टार्क मिलेगा। तो हाई स्टार्टिंग टार्क मिलेगा, इसलिए जो है स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर का यूज जो है हैवी लोड के लिए किया जाता है। जहाँ पर हैवी लोड को उठाना हो, हैवी लोड को खींचना हो, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।